हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी यहां पे पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी करें मित्रों, उनके लिए मैं आपके सामने राजस्थान जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, जो हर बार आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पशु परिचय एग्जाम के लिए मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इस मॉडल पेपर को हल करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि पशु परिचय का हमारा एग्जाम है 1, 2, 3 दिसंबर को, वो पेपर हमारा कैसा आएगा, उसमें आपके क्वेश्चनों का लेवल है वो कैसा रहेगा, और आपकी उसके लिए तैयारी है वो कैसी है, उसका भी आकलन होगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर दोस्तों आप पहली बार विजिट करें हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना भाई, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत जन्म संस्कार से संबंधित नहीं है। वाह भाई, क्या बात है। एक ऐसा लोकगीत दोस्तों जो जन्म संस्कार से आपका क्या है, संबंधित नहीं है। वो ऑप्शन आपका जच्चा है, होलर है, घुघरी है या फिर बदावा है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई मेरे? चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? 51 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बदावा। बदावा है दोस्तों, ये जन्म से संबंधित नहीं है। तो क्या है, बदावा गीत है, ये विवाह संस्कार से रिलेटिव है। किससे? विवाह संस्कार से रिलेटिव आपका बदावा गीत होता है। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। वैसे तो 2 नंबर क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का, लेकिन मॉडल पेपर का हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से दोस्तों गिद्ध नृत्य ये किस अवसर पर किया जाता है? गणगौर पर, होली पर, नई फसल आने पर या फिर दुर्गा पूजा के अवसर पर? बताओ, गिद्ध नृत्य ये किस अवसर पर करते हैं? तो सभी को पता है दोस्तों कि होली के दिनों में शेखावाटी का जो क्षेत्र आपका, जैसे चूरू है, सीकर है, इसका जो क्षेत्र यहाँ पे गिद्ध नृत्य का आपका आयोजन होता है, और ये होता है दोस्तों होली के दिनों में। तो 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट होगा भाई। होली पर, होली के त्यौहार पर होता है। ठीक है, होली के त्यौहार पर प्रहलाद की स्थापना या फिर डंडारोपण के साथ यह नृत्य प्रारंभ किया जाता है दोस्तों। गिद्ध एक क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। एग्जाम में आ जाए कि गिद्ध कौन सा नृत्य है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, गिद्ध आपका पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे तो आपका नगाड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस नृत्य में आपके ताल, सुर तथा नृत्य तीनों का समन्वय रहता है। ताल का भी, सुर का, नृत्य तीनों का समन्वय होना आपके जरूरी है। कौन से नृत्य में? गिद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों 53 नंबर देखिए कि निम्न में से किस ख्याल लोकनाट्य के मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है? वाह भाई, क्या बात है, क्या मजेदार क्वेश्चन है कि एक ऐसा लोकनाट्य, एक ऐसी ख्याल जिसके मुख्य पात्र को मेड़िया कहा गया है। कुसामनी है, कन्हैया है, शेखावाटी है या फिर जयपुरी ख्याल है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी है वो इस क्वेश्चन को राइट करेंगे दोस्तों। तो 53 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा भाई मेरे, वो होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, लोकनाट्य के मुख्य पात्र को मेड़िया कहा गया, ये कहा गया आपके कन्हैया लाल को। ठीक है, बी को लो करो आप। क्या कर दो दोस्तों, 53 क्वेश्चन में बी ऑप्शन को लो करो आप दोस्तों। कन्हैया ख्याल का प्रचलन है वो आपके धौलपुर, भरतपुर, करौली क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य जो कहानी होती है उसको कहने कहा गया। प्रश्न आ जाए कि इस ख्याल में जो आपकी कहानी कही जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उस कहानी को आपके कहन कहते हैं। कैसे कहानी और कैसे कहन, और इस ख्याल का जो मुख्य पात्र होता है वो मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों आपका? बपंग क्या है? सुशीरवाद यंत्र है। अरे भाई, बपंग क्या आपका सुशीरवाद यंत्र है? जंतर तत्वाद यंत्र है। ताशा औनद है, करताल घन है। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि कौन सा वाद्य यंत्र आपका है दोस्तों? सुमेलित नहीं है। प्रश्न आपका ये है। तो 54 का ये हो जाएगा बपंग है दोस्तों, ये क्या है? मेवात का प्रसिद्ध है, और ये आपका क्या है? एक प्रकार का तत्ववाद यंत्र है। सुशीरवाद यंत्र नहीं है बपंग, तो कौन सा है? तत्ववाद यंत्र है, जिसे काक में दबाकर बजाया जाता है। यह तुम्बे पर चमड़ा मंड कर बनाया जाता है दोस्तों। चमड़े में लगी खूंटी से तार बांधकर दूसरे हाथ से लकड़ी के टुकड़े से बजाया जाता है। बपंग के प्रमुख कलाकार पूछे कौन है, तो बपंग के प्रमुख कलाकार है दोस्तों वो हो जाएंगे आपके जहूर खां। एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि बपंग का प्रमुख कलाकार कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान की पिछवाई कला प्रसिद्ध है? बारा, नाथद्वारा, उदयपुर या सुरजोत? दोस्तों, किस स्थान की पिछवाई कला प्रसिद्ध है? तो पिछवाई कला प्रसिद्ध नाथद्वारा की है। और नाथद्वारा कहाँ पे दोस्तों? नाथद्वारा आपकी राजसमंद है। बी ऑप्शन को आप लो कर दो। नाथद्वारा में से नाथ जी के स्वरूप के पीछे कपड़े के पर्दों पर किया गया कृष्ण लीला का चित्रण दोस्तों आपकी पिछवाई कला कहलाता है। और पिछवाई कला को दोस्तों सन 2023 में, कब दोस्तों? पिछवाई कला को सन 2023 में आपका क्या मिला है? GI टैग मिला है। क्या मिला है दोस्तों? GI टैग मिला है पिछवाई कला को सन 2023 में, ध्यान में रखना। आगे देखिए अगला सवाल। आगे क्वेश्चन में से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र नहीं है? पावरी, पेशवाज, कछाबू या सलूका? कछाबू भी महिलाएं पहनती हैं और सलूका भी महिलाएं पहनती हैं, सभी को पता है क्या? नहीं, गलत है भाई। तो क्या होगा गुरुजी सही? सर जी, कछाबू तो पहनती है अपने महिलाएं, सही है, लेकिन सलूका महिलाएं नहीं पहनती है। तो कौन पहनती है? शहरिया पुरुष पहनते हैं सलूका को। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि वस्त्र नहीं है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके सलूका। सीखो आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कलाई में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? कलाई, हाथ की कलाई, उसमें कौन सा आभूषण नहीं पहनते हैं? नोगरी, गजरा, गोखरू या नेवरी? गुरुजी, गजरा तो नहीं पहनते हैं, गजरा तो सर में पहनते हैं। ठीक है भाई, गजरा नहीं पहनते हैं। नोगरी, गुरुजी नोगरी भी नहीं पहनते हैं। तो कौन सा पहनेंगे भाई? तो कौन सा पहनेंगे बताओ? गुरुजी नेवरी पहनते हैं। प्रश्न क्या है? कलाई में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। कलाई में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता, ये पूछा आपसे। तो भाई सलूक का, वो तो 56 नंबर क्वेश्चन में था, वो मैंने बता दिया। आप क्यों कमेंट करा है भाई? तुम प्रश्न मैंने ऊपर पढ़ा दिया, वो दोबारा जाके देख, सही है। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, प्रश्न को पहले ढंग से पढ़ो, ठीक है, फिर इसको हल करो, वरना आप चकाचौंध हो जाओगे। तो 57 का आपका कैट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। गोखरू, गोखरू है क्या? गोखरू आभूषण कहाँ पे पहनते हैं बताओ मुझे? गजरा कलाई में पहने जाने वाला मोतियों से बना आभूषण आपका। गजरा कलाई में पहने जाने वाला मोतियों से बना आभूषण आपका। नेवरी दोस्तों आपके पैरों में पहने जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? नेवरी हो जाएगा। नोगरी चूड़ियों के बीच पहने जाने वाला आभूषण है, जिसकी लड़ियां मोतियों से बनी होती है। गोखरू आभूषण है दोस्तों, वो सोने के छोटे दानों से बना होता है आभूषण, जो चूड़ियों के मध्य पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला। निम्नलिखित में से विवाह से संबंधित रीति रिवाज है दोस्तों। विवाह से संबंधित चाक पूजन क्या विवाह से संबंधित है? बिल्कुल। क्या चाक पूजन आपका विवाह से रिलेटिव है क्या? बिल्कुल। सामेला बिल्कुल। पगोई बिल्कुल। उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके अंदर, डी को लोग दो आप। चलिए आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है भाई? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, पाली, जालौर या अजमेर, नागौर? अरे भाई, बागड़ी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पे? अरे दोस्तों नीचे कमेंट कर दो कि बागड़ी वाले बच्चे कौन कौन है यहाँ पे। बागड़ी किसको बोलनी आती है? चलिए दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि बागड़ी किसको बोलनी आती है अपने। सर जी मुझे बोलनी आती है भाई, अच्छी बात है भाई। तो बताओ दोस्तों कि बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली है ना, ये आपके बोली जाती है दोस्तों आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। 59 नंबर में ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बागड़ी बोली होती है आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है। अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे बिल्ली बोली भी कहा है, बागड़ी बोली को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आगे। आगे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है भाई। क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो कनक सुंदर है, इसका संबंध किससे हो जाएगा भाई? कनक सुंदर शिवचंद्र भरतिया से रिलेटिव है, ठीक है। ए का 2, ठीक है। बी, चाचा का संबंध किससे दोस्तों? चाचा का संबंध नारायण अग्रवाल से है, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। कंवल पुंजन का संबंध किससे है? कंवल पुंजा का संबंध, कंवल पुंजा का संबंध पूछे आपसे तो ये है सत्येंद्र जोशी से, तो सी का हो जाएगा 3, ठीक है। डी, आबे पटकी, आबे पटकी का संबंध किससे दोस्तों? आबे पटकी का संबंध आपके सी लाल नथमल जोशी से हो जाएगा, यानी डी का हो जाएगा आपके 4। यानी 21 और 34 किस ऑप्शन में दोस्तों? तो 21 और 34 आपके 2, 1, 3, 4, यानी 21 और 34 आपकी किस में है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न पूछा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। टेकोफेरोल है, फाइलोक्विनोन है, साइनोकोबालामिन है, एस्कोर्बिकमल है। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा आपसे, किसका? विटामिन ई का रासायनिक नाम। सर जी विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। बिल्कुल, आपके टेकोफेरोल है ना, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन के ए ऑप्शन को लॉक करो। अब दोस्तों हम 10 क्वेश्चन है ना क्या कर लेते हैं, अपने साइंस के पढ़ लेते हैं, ठीक है ना।
10 क्वेश्चन साइंस के पढ़ लेते हैं, साइंस भी आपके एग्जाम में आएगी। चलिए बताइए कि क्वासी और कोर जो आपका रोग है ये निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? सोडियम, वसा, प्रोटीन, आयरन की कमी किसकी वजह से होता है? तो क्वासिकोर्स जो आपका रोग है दोस्तों ये किसका शिकार है? तो 62 का हो जाएगा, सी प्रोटीन की कमी जो होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में काम आने वाला दर्पण है, उत्तम दर्पण है, अवतल है, समतल है या फिर गोलीय दर्पण है? दोस्तों वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में जो काम आता है दर्पण आपका, वो कौन सा दर्पण काम में आता है? तो दर्पण दोस्तों वो काम में आता है, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? वो जो दर्पण आपका काम में आता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ए ऑप्शन को कर दो भाई मेरे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे जो प्रश्न पूछा आपसे वो पूछा गया दोस्तों मेरे कि केलामाइन एक एसिड है। केलामाइन किसका एसिड है? जिंक का है, टिन का है, कैल्शियम का या कॉपर का है? चलिए जल्दी से उत्तर बताइए मुझे। चलिए दोस्तों जल्दी से इसका क्या कर दीजिए, आंसर बता दो भाई। जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। 64 का केलामाइन एक एसिड है। दोस्तों केलामाइन आपका एक एसिड है, ये किसका एसिड है? ये आपका जिंक का है क्या? बिल्कुल आपकी जिंक का हो जाएगा, ठीक है। केलामाइन एसिड का दोस्तों ये जिंक धातु का आपका एसिड है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है आपका ZnCO3, ठीक है। इसका ये क्या होता है दोस्तों? आपके रासायनिक सूत्र होता है। यह एक दानेदार क्रिस्टलीय परत के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग बताऊं मैं आपको कहाँ पे होता है? तो इसका उपयोग आपके त्वचा पर लगाए जाने वाले लोशन बनाने में किया जाता है और पित्तल उद्योग में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा 65 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द्रव अधातु है, सोडियम है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फिर लिथियम है? द्रव अधातु कौन सी होती है दोस्तों? तो द्रव अधातु कौन सी है इसमें? तो द्रव अधातु हो जाएगी आपकी 65 में ब्रोमीन, बी ऑप्शन, बी को लो कर दो आप, ठीक है। द्रव अधातु दोस्तों आपके 65 में बी हो जाएगी। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। यह तीक्ष्ण गंधयुक्त घरेला रंग व तेलीय द्रव है। यह विषैला भी होता है आपका। इसका उपयोग अगर पूछे कहाँ पे होता है तो इसका उपयोग दोस्तों आपकी कृषि में होता है, रंग उद्योग और कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलो। आगे सवाल पूछा आपसे कि वह अधातु जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है तथा प्रत्येक रूप अपरूप कहलाता है। एक ऐसी अधातु जो अनेकों रूपों में पाई जाती है लेकिन फिर भी वह क्या कहलाती है? अपर रूप कहलाती है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। शाबाश, वेरी गुड, सभी का एकदम सही आंसर आया है। और बच्चों ने लोग क्या 66वें ए ऑप्शन को, गुरुजी कार्बन ऐसी धातु होती है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। बिल्कुल भाई 66 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलो। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से एक जीवाणुजनित रोग नहीं है। एक ऐसा रोग जो जीवाणुजनित रोग नहीं है आपका कौन सा है? डिप्थीरिया है, क्षय रोग है, न्यूमोनिया है या फिर डेंगू है? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में से एक जीवाणुजनित रोग नहीं है दोस्तों। तो जीवाणुजनित रोग पूछा आपसे कौन सा नहीं है? तो ये आपका डेंगू नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? डेंगू एक वायरस जनित रोग है। प्रश्न क्या है? जीवाणुजनित, ठीक है, जीवाणुजनित नहीं है। तो कौन सा डेंगू? ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। डी हो जाएगा आपका सही का। आगे है 68 नंबर क्वेश्चन। रक्त में पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु तत्व पाया जाता है? रक्त में जो आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें धातु तत्व कौन सा है भाई? प्रश्न आपका 68 का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो दोस्तों रक्त में पाया जाने वाला वर्णक आपका हीमोग्लोबिन होता है, यानी आयरन युक्त होता है। वो क्या होता है? आयरन युक्त होता है। तो 68 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। 68 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। आयरन युक्त होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए संतुलित पोषक और आहार का सेवन करना चाहिए आपको, ठीक है। क्या करना चाहिए? संतुलित पोषक और आहार का सेवन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूने के पानी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। क्या बात है भाई, क्या मज़ेदार क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। कैसा होगा? पीला होगा, दूधिया होगा या फिर भूरा होगा या चमकीला होगा? तो चूने के पानी में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर ये कैसा हो जाएगा गुरुजी? ये हो जाएगा अपने दूधिया रंग का। बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। शाबाश, मेरे समस्त भाई बहनों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। सभी ने बी को लो किया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन को देखो। मेंडल के आनुवंशिकी पर अपने प्रयोगों के लिए कौन से पौधों का चयन किया गया?
गाजर के, मटर के, सेम के या फिर ककड़ी के? बताइए। मेंडल ने दोस्तों अनुवांशिक के प्रयोग के लिए कौन से पदों का चयन किया? तो मेंडल ने प्रयोग किया दोस्तों आपके कौन से पदों का? ये मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पदों का। किसका प्रयोग किया दोस्तों? मटर के पदों का मेंडल ने प्रयोग किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे मनुष्य नेत्र में पाया जाता है दोस्तों। मनुष्य नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? द्विव अवतल, द्विव उत्तल, अवतल या फिर उत्तल? तो मनुष्य के नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो पाया जाता है भाई मेरे आपके द्विव उत्तल लेंस। बी ऑप्शन को लो कर दो। आप क्या कर दो? बी ऑप्शन को लो कर दो। द्विव उत्तल लेंस आपका पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के नेत्र में। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न है कि कोशिका में पाया जाने वाला स्वायत्त कोशिकांग है। दोस्तों कोशिका में पाया जाने वाला स्वायत्त कोशिकांग कौन सा? आपसे प्रश्न ये पूछा है भाई मेरे आपका। तो स्वायत्त कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? गुरुजी बी को लो कर दो। बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा गया है? पेनियल को, पीयूष को, एड्रिनल या फिर अग्नाशय? मेरे प्यारे भाई बहनों, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा गया? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में रखना, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के तंत्र की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 73 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है आपके? मेरे प्यारे साथियों, ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है? प्रश्न आपका ये पूछा है। तो ये विधि हो जाएगी, वो हो जाएगी 74 नंबर क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन, पुनर्चक्रण। ए ऑप्शन को आप लो कर दो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक कौन सा है? तो मलेरिया का वाहक आपका मादा एनाफिलीज मच्छर है। बी ऑप्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, बायोप्सी प्रक्रिया के कौन से रंग रोग का पता लगाया जाता है? ठीक है, बायोप्सी प्रक्रिया उससे कौन से रोग का पता लगाया जाता है? तो इससे दोस्तों जो रोग होता है उसका पता चलता है अपने कैंसर का। किसका है? कैंसर का। ठीक है, डी को लो करो। जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। सारों को ये प्रश्न आना क्या करना है, सारे के सारे बच्चे सही करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। गलत कर देगा तो देख लेना भाई, प्लेंटी लग जाएगी आपकी गलत करते ही। तो जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आपके दोस्तों डब्ल्यू जोहानसन के द्वारा, यानी विल्हेम जॉनसन। ठीक है, विल्हेम जोहानसन। अब गुरुजी डब्ल्यू क्यों दिया? अरे भाई यही की बात है, पूरा नाम थोड़ी लिखेगी सरकार, पूरा नाम नहीं लिखता है एग्जाम में। ठीक है, गौरी शंकर या चंदा ओझा, इतना बड़ा नाम है, इसको पूरा नहीं लिखती है सरकार कभी भी। या तो डॉक्टर ओझा लिखेगी या गौरी शंकर ओझा लिखेगी, बस इतना ही। एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग कौन सा है 78 में? बताओ। 78 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया है, टीबी है, कैंसर है या डायरिया है? तो अनुवांशिक रोग दोस्तों आपके हीमोफीलिया है। कौन सा दोस्तों? हीमोफीलिया है। ए को लो करो। दोस्तों लोहे पर जंग लगने का रासायनिक रूप कौन सा है भाई? लोहे पर जंग लगने का रासायनिक रूप कौन सा है? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, लोहे पर जंग लगने का अगर आपसे रासायनिक रूप पूछे कौन सा है तो ये हो जाएगा भाई मेरे 79 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर बी ऑप्शन, आयरन ऑक्साइड है। कौन सा है? आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, चलो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दौरान दोस्तों निम्न में से कौन सा गुण आपका अपरिवर्तित रहता है? घनत्व, आकार, विन्यास या फिर द्रव्यमान? बताओ कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सा गुण आपका अपरिवर्तित रहता है? तो अपरिवर्तित जो आपका गुण रहेगा भाई मेरे वो रहेगा 80 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान सुनो, आप पशु परिचय के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं यहाँ पे रोजाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भाई मेरी आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। मैं आपको फिर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब एक नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना, थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक करना मत भूलना भाई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा ही नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा भाई कि सर जी हाँ और ऐसी क्लास हमारे लिए आप डालते रहें। ठीक है,
तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।